ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ वीडियो जरिए स्टूडेंट्स ਨੂੰ समझाना चाहोगे? जी सो अगर मैं कनाडा के इस टाइम पे प्रोसेस की बात करूं या फिर आउटकम की बात करूं तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है बिकॉज स्टूडेंट्स के जो वीज़ाज़ हैं वो अब आ रहे हैं। जैसे कि पहले एक चीज़ में कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं ये एचडीएस कैटेगरी बंद होने की वजह से रिजल्ट डिले होंगे, वीज़ाज़ नहीं आएंगे और मे भी पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन जब हमने थोड़े टाइम के बाद देखा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देन वी आर लुकिंग एट द पॉजिटिव रिजल्ट इन कनाडा। सो दिस इज़ द क्लियर इंडिकेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि कनाडा अप्लाई करना चाहते हो और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम किसी अच्छे कोर्स में जाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों। देखिए पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कनाडा ने ये जो रूल्स जो चेंज किए थे वो क्यों किए थे। कनाडा ने रूल्स इसलिए चेंज किए थे बिकॉज दे वॉन्ट कि पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट आए वहाँ पे सो दैट जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता उनको जॉब्स भी मिले। इससे पहले ये होता था कि हर एक स्टूडेंट, हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट कॉलेज में डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई आर्ट्स के लिए, कोई हेल्थ साइंसेज के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। सो हर एक स्टूडेंट अप्लाई करता था। लेकिन आगे जाने के बाद स्टूडेंट्स वीज़ा तो आ ही रहे थे स्टूडेंट्स के, लेकिन आगे जाने के बाद जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आए वो आए जॉब ढूंढने के चक्कर में। सो लोगों के पास जॉब्स नहीं थी और अकोमोडेशन का एक बहुत बड़ा ग्लिच था। तो इसी करके ही कनाडा ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए। उन्होंने जो स्टूडेंट्स उनको लग रहा था कि ये इस पर्टिकुलर कोर्स में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके साथ उन्होंने वर्क परमिट बंद कर दिए। तो अभी तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि आपको कौन से कोर्सेज में आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो पहले इनकी जो कैटेगरी थी वो 5 कैटेगरी थी कि इन 5 कैटेगरी में ही स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन अब 6वीं कैटेगरी और एड ऑन हो गई है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो पर्टिकुलरली प्रोग्राम स्ट्रीम के अंडर जा रहा है तो स्ट्रीम इस तरह से है कि जैसे स्टेम इज साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग। तो कोई भी प्रोग्राम आपका साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के अंडर कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, यू विल गेट द वर्क परमिट एंड यू विल गेट द जॉब ओवर देयर। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम में जैसे आपके हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड प्रोग्राम हो गए, आपके टूरिज्म के रिलेटेड प्रोग्राम हो गए, तो इनमें भी यू कैन गेट द वर्क परमिट और आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है हेल्थ साइंसेज। हेल्थ साइंसेज स्ट्रीम के अंदर जितने भी कोर्सेज है जैसे कि डिप्लोमा इन हेल्थ साइंस या फिर पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ साइंसेज, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे जो कि हेल्थ साइंस के कैटेगरी के अंदर आएंगे, स्टूडेंट कैन गेट द जॉब बिकॉज वो उनको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के जो वर्कर्स हैं वो चाहिए हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी में भी अगेन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, वही जितने भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के हैं ह्यूमैनिटीज़ के हैं, दे कैन अप्लाई। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन बन जाती है। एंड द नंबर 6 इज, अब इन्होंने जो कैटेगरी अपनी इंट्रोड्यूस की है दैट इज द एजुकेशन। तो जो भी कोर्सेज हैं जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, चाइल्ड एंड यूथ केयर है, इसमें भी स्टूडेंट कैन गेट द वर्क परमिट। ये रिसेंटली ऐड ऑन हुई है ये वाली कैटेगरी। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगर मैं बात करूँ तो 12th वाला मेडिकल वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है जिसने बीए कर रखी है और वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है जिसने बीएड कर रखी है। तो अगर कहीं ना कहीं जितने भी आपने ये कोर्सेज देखे तो हर प्रोफाइल के साथ कोर्सेज हैं, हर जैसे चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड से है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से है, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है। ये मैं बात सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वोकेशनल कोर्स है तो वहाँ पे भी स्टूडेंट कैन गेट द वर्क परमिट। जो ट्रेड के रिलेटेड कोर्सेज हैं, पर्टिकुलर आपने ट्रेड में जाना तो यहाँ पे भी आपको वर्क परमिट मिलता है।
और अगर स्टूडेंट बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसके वीज़ा चांसेस भी बहुत अच्छे हैं और स्टूडेंट को जॉब भी बड़े इजीली मिलेगी। तो फिर आप चाहे बैचलर और मास्टर्स किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। हमें अप्लाई करते हुए बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, नंबर 1 इज पब्लिक फंडेड कॉलेज होना चाहिए जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो और उस प्रोग्राम में आपकी जो परसेंटेज और आइल्स का जो क्राइटेरिया वो मीट होना चाहिए। बिल्कुल भी धक्का ना करें इस टाइम पे अपनी प्रोफाइल के साथ कि यानी कि अब आप ये ना सोचें कि अब एसडीएस कैटेगरी तो बंद हो गई है तो हम 6 अगर एक में 5.5 भी हैं तब भी अप्लाई कर लेते हैं, कॉलेज में कुछ इंग्लिश का कोर्स ले लेते हैं। इस तरह का बिल्कुल धक्का ना करें। कोर्स के साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट होनी चाहिए, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट आपकी मीट होनी चाहिए। आपके वीजा को कोई नहीं रोक सकता, यू कैन गेट द वीजा। उसके बाद डिपेंड करता हाउ योर कंसल्टेंट कैन प्रेजेंट योर प्रोफाइल, आपकी फाइल को आपके कंसल्टेंट ने कैसे बनाया है। एसओपी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अब जो भी स्टूडेंट कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज जब नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई फंड्स लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं, कोई साल की फीस पे करते हैं, कोई 6 महीने की फीस पे करते हैं। उस टाइम पे वीजा ऑफिसर वांट्स टू नो कि क्या है प्रोफाइल में, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसी एसओपी के बेसिस पे आपका वीजा आना है। ये जरूर, इससे पहले जब एसडीएस कैटेगरी थी तो मैं एसओपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब जब नॉन एसडीएस कैटेगरी है तो एसओपी ही एक मूल मंत्र होगा आपके वीजा को आने का। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, राइट कोर्स विद द वर्क परमिट, बैचलर्स या मास्टर्स, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एसओपी, वो आपकी प्रोफाइल में लगी होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट इन चीजों का ध्यान रखते हैं दे आर गेटिंग द वीजाज। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।